अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़हीन और आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वो क्लास है आपके एग्जाम्स के शॉर्ट एसेस के रिलेटेड। शॉर्ट एसेस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपसे एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है और स्टूडेंट ने क्या करना है। आज की इस क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम स्पेशली हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जबकि बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एसेस क्या है, ये आज हम लोग डिटेल से इसके डिफरेंट चंक्स स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपकमिंग एग्जाम्स में हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की एग्जाम्स भी लेंगे, उसके लिए ऑफिसर्स ओडेसी की सबसे बेस्ट बुक हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की बुक, जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर हाफिजा जुनैद ने लिखी है। इस किताब की खुसूसियत ये है कि इसमें एक तो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है, इसी के साथ साथ आपके ऐसे इंग्लिश और उर्दू के दोनों कवर हो जाते हैं। लेटर राइटिंग बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, और इसके साथ साथ इंग्लिश कंपोजिशन जिसमें आपके सेंटेंस कंसिस्टेंसी, आपके ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेबलरी, पैराफोर्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। और एक बड़ा सेक्शन पेडागोजी पर स्पेसिफिकली है और ये कम्प्लीटली आपके सिलेबस को कवर करता है, जो कि किसी भी बुक में ये क्वालिटीज़ नहीं है। तो अगर आप लोगों ने ये बुक परचेज करनी है, आज ही हमारे एडमिन के साथ बात करें, कांटेक्ट करें, वो आपको डिटेल शेयर करेंगे। एडमिन का कांटेक्ट नंबर है 0307504891। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको बुक की डिटेल्स भी शेयर कर दी जाएगी। तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं, जो कि है शॉर्ट एसेस के रिलेटेड। अब एसे राइटिंग क्या है, शॉर्ट एसेस क्या है, एग्जामिनर क्या डिमांड करता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके सीखते हैं। और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हम सीखेंगे कि एसे की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। देखिए, ऐसे डिफरेंट चीज़ें होती है, ठीक है। ऐसे इन सी एस एस इज समथिंग एल्स, ऐसे इन बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और पी सी एस में इट इज समथिंग एल्स, जबकि बाकी एग्जाम्स में शॉर्ट ऐसे ये कुछ और है। पहले ये देखते हैं कि ऐसे के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ऐसे में जो पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऐसे के पेपर में होते हैं, वो नंबर 1 है आपके आउटलाइन। नंबर 2 है आपका इंट्रोडक्शन। नंबर 3 है आपका बॉडी। नंबर 4 पार्ट है कंक्लूजन। हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि आउटलाइन किस तरह लिखते हैं, इंट्रोडक्शन को किस तरह लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ को किस तरह लिखते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम एवरी सेंटेंस को अलग अलग पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या है, किस तरह करना है और कंक्लूजन किस तरह है। देखिए, बाकी एसेज और इन एसेज में बहुत फ़र्क है। अगर कोई कहता है कि ये ऐसे और वो ऐसे सारे सेम होते हैं, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। शॉर्ट एसेज जो आपके बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में होते हैं, ये ऐसे के सारे रूल्स फॉलो नहीं करते। अब अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका प्रूफ है और वो प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा। सो आपने ऐसे को लेकर परेशान नहीं होना। अब ऐसे में कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कमीशन में पूछे जाते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक तो जनरली यही है कि ऐसे में आउटलाइन होता है, जो कि इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिट पार्ट ऑफ ऐसे। उसके बाद है जो ये 3 है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये ऐसे के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हर ऐसे में होते हैं। वो तो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे ऐसे राइटिंग में क्या डिमांड करता है। टू बी वेरी क्लियर, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे ऐसे राइटिंग में और कुछ भी डिमांड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके राइटिंग को चेक करते हैं कि आप कुछ लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये हम लोगों को कैसे पता चला कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ और सिर्फ यही चेक करता है कि हम कुछ लिख सकते हैं या लिख नहीं सकते। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिर्फ एक ही दफ़ा एक पेपर पर ये लिखा था कि हम लोगों ने ऐसे में क्या चेक करना है। वो पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग खुद चेक करें। ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का रिसेंटली एक पेपर हुआ था, जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का पेपर था। और इसमें डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर का जो BS17 है, ये पेपर था। इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये 2 सब्जेक्ट्स इसमें थे। अब इस पर आप सब देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियरली लिखा है कि राइट एन ऐसे। कितने वर्ड्स का ऐसे? 450 वर्ड्स का ऐसे, जो कि एक शॉर्ट ऐसेस के कैटेगरी में आता है। ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। टॉपिक्स तो नीचे है, लेकिन इससे ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है
कि ये समझने के लिए कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एसे है वो एक्चुअली डिमांड क्या करता है। इन्होंने लिखा है कि एन एसे इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कंटेंट रिटन फ्रॉम द राइटर्स और ऑथर्स परसेप्शन बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। ये इनकी डिमांड क्या है, ये कहते हैं कि ऐसे और कुछ भी नहीं, आप इसको लेकर परेशान नहीं होना, बस आप सिर्फ थोड़ा इंफॉर्मेशन ले, उसको लिखे अपने ही पर्सपेक्टिव से, अपना ही ओपिनियन दे, रटी हुई चीज मुझे ना दे, बल्कि खुद से कुछ लिख करके दे, बता दे, चाहे वो फॉर्मल में हो चाहे वो इनफॉर्मल में हो। सो स्टार्ट राइटिंग, वी वांट टू सी योर एबिलिटी टू राइट। कि हम लोगों ने क्या चेक करना है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपकी एबिलिटी टू राइट ये चेक करना है। बाकी चाहे वो आप इनफॉर्मल लिखे चाहे आप फॉर्मल लिखे, उसे हमें कोई इशू नहीं है, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो टू बी वेरी क्लियर, एसे राइटिंग जो आपके शॉर्ट एसेस हैं, शॉर्ट एसेस है वो भी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप कुछ चीज़, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लाजमी ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, इनबॉक्स में पूछते हैं कि सर हम लोग आउटलाइन लिखे या ना लिखे। देखिए एग्जामिनर ने क्लियरली बता दिया कि मुझे इसे कोई गरज नहीं आप आउटलाइन लिखे या ना लिखे, मुझे सिर्फ इससे गरज है कि आप कुछ लिख भी सकते हैं या लिख नहीं सकते। इवन तो इस तरह के भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऐसे में हेडिंग्स लिखे हो, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे में हेडिंग्स नहीं होते। एनीवेज हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट ऐसे सीखेंगे, हम प्रॉपर ऐसे के पैटर्न पे ही सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि इसमें कितने वर्ड्स लिखने होंगे, कितने पैराग्राफ्स लिखने होंगे, और वो भी ऐसे के पैटर्न पे हो। तो फिर होगा क्या कि जो ऐसे के रूल्स हैं वो रूल्स भी फॉलो होंगे, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरे होंगे, और पेपर में हम अच्छा स्कोर ले सकेंगे। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन जो है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वर्ड से शुरू नहीं कराऊंगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए अब जब आपको पेपर मिल जाता है ऑन द वेरी फर्स्ट मॉर्निंग, जब आप जाते हैं वहाँ पर पेपर के लिए, पेपर तो मल्टीपल ग्रुप्स में होते हैं, मॉर्निंग में होता है, सेकेंड शिफ्ट में होता है, फिर अगले दिन होता है, फिर उसके सेकेंड शिफ्ट में होता है। लेकिन जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप पेपर देखते हैं, पेपर में आपको इस तरह के मल्टीपल टॉपिक्स दिए गए होंगे, 1 2 3 4 या 3 टॉपिक्स दिए होंगे, तो उसमें से आपने चूज क्या करना होगा, सिलेक्ट क्या करना होगा। यहाँ से ही आपका पेपर डिसाइड होता है कि आपने फेल होना है या पास होना है। चॉइस ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, पहले हम इसी पर बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बाकी चंक्स पर कि हम लोगों ने क्या क्या करना होगा और किस तरह करना होगा। चॉइस ऑफ द टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना होगा कि जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे वो टॉपिक बहुत ही इजी हो। अब बाय इजी क्या मतलब कि इजी हो, इजी का मतलब ये नहीं कि वो टॉपिक सिर्फ दिखने में आसान हो, बल्कि उस टॉपिक के हर वर्ड को आप अच्छी तरह समझें कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, ये वर्ड क्या कहता है और क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ और फिर उसी से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि टॉपिक सामने कौन से चूज करने होंगे। रिसेंटली का अटैक हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का कंफ्लिक्ट हुआ, उसमें क्या था, पहलगाम अटैक से ये इशू राइज हुआ, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे, सबको पता है कि इंडिया ने अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, क्या हुआ क्या हुआ, एवरीवन वाज फॉलोइंग द इशू जब ये चल रहा था। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आता है पहलगाम अटैक पर, और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन यू एग्जैक्टली डोंट नो कि पहलगाम अटैक हुआ कहाँ पर, किस डेट को हुआ, कितने लोग मारे गए, किसने मारे, ब्लेम क्या बना, ये चीज़ें आपको नहीं पता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जैसे ही नाम देखते हैं, कुछ देखते हैं, और वो फिर ये सोचते हैं कि हमने तो इसके रिलेटेड सब कुछ पढ़ा है, तो चले ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। इस तरह नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक मिलता है सी पैक का टॉपिक मिलता है। अब यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक सबको पता है, लेकिन लफ्ज़ इकोनॉमिक किसी को नहीं पता, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा। तो जब तक आपको इस एक वर्ड का भी मीनिंग क्लियर नहीं हो, ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट नहीं कर सकते।
सो फर्स्ट थिंग जो आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि इस कंप्लीट स्टेटमेंट में कोई एक भी ऐसा वर्ड है, कंप्लीट स्टेटमेंट में कोई भी एक ऐसा वर्ड है जो मुझे नहीं आता। अगर ऐसा वर्ड है तो पहले उस टॉपिक को अवॉइड करें। दूसरी बात, सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं आप ये चेक करें कि उस टॉपिक पर आपके पास कंटेंट है या नहीं है। कंटेंट है तो कितना है, और अगर नहीं है तो कौन सी चीज़ें ले करें आप। अगर आपके पास कंटेंट है तो फिर आप चेक करेंगे कि ये जो मेरा कंटेंट है ये प्रॉपर रिसर्च बेस्ड है या नहीं है। रिसर्च बेस्ड का मतलब क्या, रिसर्च बेस्ड का मतलब ये कि जब आप कुछ लिख रहे हैं वो सेंसिबल हो, वो हवाई बातें नहीं हो कि बस आपके माइंड में कोई बात आई आपने कह दी। वो बात फैक्ट होनी चाहिए और वो बात जस्टिफाई होनी चाहिए। अब किस तरह जस्टिफाई होगी वो हम आगे जाके देखेंगे। जब हम पैराग्राफिंग पर जाएंगे तो वहाँ पे मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि कोई भी बात हो वो किस तरह जस्टिफाइबल हो सकती है। क्या ये बात जस्टिफाइबल है, ये बात जस्टिफाइबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एट दिस पॉइंट आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि हम ऐसे चूज कर रहे हैं आउट ऑफ 3 टॉपिक्स या 4 टॉपिक्स, हम कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। नंबर 1 इज के आपको सारे के सारे वर्ड उसमें क्लियर हो। नंबर 2 ये कि आपको कंटेंट आता हो। और नंबर 3 अगर आपको ऐसे का स्ट्रक्चर भी इसके साथ साथ आता है तो आप फेल नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर प्लस इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एरर फ्री इंग्लिश, एरर फ्री इंग्लिश। अच्छा जी, एरर फ्री इंग्लिश क्या है और क्या इसका मतलब ये है कि आपकी बड़ी हाई फाई इंग्लिश होनी चाहिए। आंसर इज नो, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप इतनी ही इंग्लिश लिखे कि उसमें गलती नहीं हो। अब गलती स्टूडेंट्स कहाँ पर करते हैं, जब स्टूडेंट्स एफिशिएंसी शो करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर वो गलती करते हैं। वो एग्जामिनर को ये दिखाते हैं कि एग्जामिनर साहब आप आ जाए, हमारे पास तो इतनी वोकैबलरी है, हमने इतनी वोकैबलरी सीखी है, हमने ईडियम सीखे हैं, हमने इतने पेयर ऑफ वर्ड सीखे हैं और हमें फला फला स्ट्रक्चर आता है, हमें इतने लेंथी सेंटेंसेस आते हैं। जब हम लिखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट इस तरह करेगा वो फेल हो जाएगा। दूसरी साइड पर वो स्टूडेंट्स जो बहुत ही सिंपल लिखे, इतना ही लिखे जितना उनको आता है, वो सिंपल इंग्लिश विदाउट यूजिंग अनफेमिलियर वर्ड्स, विदाउट यूजिंग मल्टीपल ईडियम्स और काफ़ी स्ट्रक्चर्स यूज करने से बेहतर है वो सिंपल इंग्लिश लिखे, लेकिन वो सिंपल अंडरस्टैंडेबल हो, वो कन्वेएबल हो और वो फॉर्मल हो। वो कैंडिडेट्स पास कर जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपने सेंटेंसेस शॉर्ट करें। जितना आप शॉर्ट लिख सकते हैं आप उतना शॉर्ट लिखिए अपने सेंटेंसेस को, उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। सो ये 3 चीज़ें अगर आपके एसे में हो तो आपका एसे पास भी होगा और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, टॉपिक की सिलेक्शन हो गई, ठीक है, आपने सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो डायरेक्टली ऐसे को स्टार्ट करते हैं, उसको जो कुछ भी आता है वो लिखना शुरू करते हैं। बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने सबसे पहले जाना है अपने पेपर के बैक साइड पर। बैक साइड पर जाकर आपने ऊपर, सबसे ऊपर, जिस तरह यहाँ पर पेज के ऊपर मैंने लिखा है टॉपिक, आपने वहां पे लिखना है रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट जब आप रफ ड्राफ्ट लिखेंगे तो जितना भी पेज होगा आपका, आप उसे इस तरह क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, देखिए ये लेक्चर, इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट शॉर्ट ऐसे समझाऊंगा, लेकिन इसमें हर एक चंक को मैं अलग अलग एक एक और के लेक्चर में समझाऊंगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, इसको किस तरह करते हैं। इस पर कंप्लीट 1 घंटे का लेक्चर होगा, वो आपको चैनल पर भी मिलेगा बट नॉट नाउ। कुछ टाइम बाद उसको मैं अपलोड करूंगा। इसी तरह आउटलाइन पर, इंट्रोडक्शन पर, बॉडी पैराग्राफ्स पर, कंक्लूजन पर, कंटेंट्स पर अलग अलग हम लोग एक एक लेक्चर एक कंप्लीट आवर का रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि शॉर्ट ऐसे में कौन से स्टेप्स होते हैं और वो किस तरह करने होते हैं। मैं डायरेक्टली उसी चीज़ को हिट करता हूँ, टू द पॉइंट बता रहा हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है,
अब मुंह टेढ़ा करके मैं आपको ये कहूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज दिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज दिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज दिस, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि ब्रेनस्टॉर्मिंग को डिफाइन करे या एक्सप्लेन करे क्या है। सिर्फ और सिर्फ इसको नाम है कि आपको पता हो कि ये स्टेप है। स्टेप में क्या होता है, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब आपने टॉपिक के रिलेटेड सोचना होगा और मल्टीपल पॉइंट्स निकालने होंगे। वो पॉइंट्स वो होंगे जो आपने जाके अपने पेपर में लिखने होंगे। लेकिन ये पॉइंट्स किस तरह होते हैं, लोग बताते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आपको क्वेश्चन मिल जाए, जो कुछ भी आपके माइंड में आ जाए आप लिखिए, जिससे कहते हैं फ्री राइटिंग। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी इस तरह ना करें। क्यों ना करें, देयर इज अ रीजन। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब आपको टॉपिक मिले, पहले टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करें। और डीकंस्ट्रक्ट किस तरह करें कि इस टॉपिक में कौन कौन से हेडिंग्स आएंगे जो कि आप फिर आउटलाइन में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है पुअर्टी कॉलन कॉजेस एंड सॉल्यूशन। ये आपको टॉपिक दे दिया गया। अब डायरेक्ट सोचने से बेहतर है कि पहले आप इसको डिवाइड करें कि मैं इन इन पॉइंट्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, ये पॉइंट्स मैं माइंड में ले आऊंगा, जिसमें से एक फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसमें कौन से हेडिंग्स आएंगे या नहीं आएंगे वो बात की बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसमें 3 मेजर हेडिंग्स है। फॉर एग्जांपल एक है पोवर्टी, एक है कॉजेस और एक है सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये आपके हो गए मेन हेडिंग्स, या ये आपका टॉपिक डीकंस्ट्रक्ट हो गया। मतलब आपके ऐसे में ये पार्ट्स होंगे। अब इसके बाद आप इस पर सोचे, किस तरह सोचे कि पुअर्टी के कॉजेस कौन से हैं। कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3, कॉज 4, कॉज 5, कॉज 6, कॉज 7, जितने भी कॉजेज आपके माइंड में आते हैं आप लिखे। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉज लिखता हूँ कि लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी से पुअर्टी ज़्यादा होती है। सेकंड, मैं ये बताता हूँ कि जॉबलेसनेस या अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकंड में वर्ड यूज़ करता हूँ कि लेक ऑफ एजुकेशन या लेक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स मैंने सोचे कि ये वजूहात हो सकते हैं पुअर्टी कॉज करने के लिए, जिसकी वजह से पुअर्टी है या इंक्रीज होता है फर्दर, इसमें ज़्यादा होती है ये पुअर्टी। उसके बाद इसी तरह मैं सोल्यूशन का सोचता हूँ। 3-4 पॉइंट 5-6 जितने भी पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे वो मैं सोचूंगा और वो मैं यहाँ पर रफ साइड में लिखूंगा। वो वन वर्ड में ही बेशक लिखो कि हम पॉलिसीज़ अच्छी करें, अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाएं, या फिर उन पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट करें। और फिर किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए हम वो लिखे, और हम इसके साथ साथ ये भी लिखे कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को, सपोर्टिंग फंड्स देने चाहिए जिस तरह बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। और इस तरह और भी मल्टीपल मैं पॉइंट सोचूंगा और लिखूंगा। इसी तरह फिर मैं पुअर्टी के सेक्शन में ये लिखूं कि अच्छा पुअर्टी है तो पाकिस्तान में कब से है, पाकिस्तान में इसका करंट स्टेटस क्या है, पाकिस्तान में कौन कौन से लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों इफ़ेक्ट हो, वो तो कॉजेज़ अलग से हम लोगों ने लिख लिए। इस तरह मल्टीपल पॉइंट्स में लिखूंगा। ठीक है, अब डिफरेंट पॉइंट्स जब आपने लिख लिए, यही पॉइंट्स होंगे जिससे आपने पैराग्राफ्स बनाने होंगे। अब ये पॉइंट्स जब आप लॉन्ग ऐसे लिखते हैं तो डिफरेंट होते हैं, शॉर्ट ऐसे लिखते हैं तो डिफरेंट होते हैं। इसको इधर ही रहने देते हैं, मैं इसको रिमूव नहीं करता। ये मैं आउटलाइन जब पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पॉइंट जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट्स थे क्यों इंपॉर्टेंट थे और किस तरह हम यूज़ करते हैं। सो जब हम लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद बैक साइड पर जाके रफ में इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग इकट्ठे करेंगे और ये अमल होगा सोचने से। जब आप सोचेंगे तभी ये पॉसिबल है, विदाउट थिंकिंग ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो एरिया आता है वो है आपके आउटलाइन का। जो नेक्स्ट स्टेप है, आप जब आउटलाइंस बनाएंगे, आउटलाइन किस तरह बनाते हैं और आउटलाइन है क्या, क्या ये ऐसे का पार्ट है या नहीं है।
आउटलाइन आपके एसे का पार्ट नहीं है। आपका एसे प्रॉपर पैराग्राफिंग से शुरू होता है, लेकिन ये आउटलाइन एग्जामिनर को फैसिलिटेट करने के लिए ही होता है। जब आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे तो एग्जामिनर आपको फेयर मार्क्स देंगे, वो आपको क्रेडिट देंगे कि अच्छा आपने मेरी हेल्प की, आपने मेरी ये चीज़ें आसान कर दी, तो मैं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता हूँ, यानी कि इससे इंप्रेशन अच्छा होता है। कुछ पेपर्स में इसके लिए अलग मार्क्स होते हैं, 5 to 10 मार्क्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी पेपर में ये नहीं लिखा कि राइट इन आउटलाइन एंड एसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक, लेकिन बहुत सारे फेडरल के पेपर्स में ये लिखा होता है कि आप इस पर ऐसे लिखें और इसका आउटलाइन भी बना लें। यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि आप ऐसे लिखें। सो मतलब ये कि अगर आप आउटलाइन नहीं लिखते कभी भी आप फेल नहीं होंगे, शर्त यह है कि बाकी चीज़ें आप सही लिखें। अब यहाँ पर देखते हैं हम वर्ड काउंट के कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर कमीशन में शॉर्ट एसेज में कितने वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। वर्ड्स जनरली जो रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में 250 से लेकर 300 या 400 या 500 तक के मार्क्स वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो 200 के हो या 500 के हो। जो शॉर्ट एसेज बाकी क्वेश्चंस के साथ होते हैं उसमें कभी कभार 20 मार्क्स होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 40 होते हैं। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि जो मेरा ऐसे होगा वो 250 वर्ड्स का होगा या मेरा ऐसे होगा वो 500 वर्ड्स का होगा। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस पेपर में देखते हैं कि इसमें इन्होंने लिखा है कि आपका ऐसे 30 मार्क्स का है और आपने 450 वर्ड इस पर लिखने होंगे। कुछ इस तरह के पेपर्स भी होते हैं जिसमें 300 वर्ड्स लिखने होते हैं, कुछ में 250 लिखने होते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। इसके बाद हमने क्या करना होता है, देखिए वर्ड्स को देख के ही आपने डिसाइड करना होगा। 250 वर्ड्स तो बहुत ही कम है। 250 वर्ड्स में आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप इससे ज़्यादा लिखे बेशक, लेकिन मिनिमम आप शॉर्ट ऐसे में 4 पैराग्राफ्स लिखे। और अगर आपके 500 वर्ड्स है तो फिर आप 5 पैराग्राफ्स लिखे, मतलब 4 से 5 पैराग्राफ्स ही लिखे, ज़्यादा ना लिखे। रीज़न ये है कि आपका पेपर लेंथी बन जाएगा, आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, इसलिए 4 से 5 पैराग्राफ इसके लिए इनफ है। लेकिन अगर क्वेश्चन कम हैं या बाकी एरियाज आप जल्दी ख़त्म कर लेते हैं तो आप बेशक 500 से भी एक्सीड करें, डजंट मैटर, लेकिन आपने अपनी बात कन्वे करनी है। अच्छा जी, 4 से 5 पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं। आप एक रूल याद रखें कि आपके शॉर्ट एसेज में आपका एक पैराग्राफ 100 वर्ड्स का होना चाहिए, एक पैराग्राफ। और वही पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में कम से कम मिनिमम आपके 4 सेंटेंसेस होने चाहिए। अगर आपके पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस से कम सेंटेंसेस होंगे तो ये पैराग्राफ एरर होगा, इसमें एरर लाजमी होगा। क्यों एरर होगा वो जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। अच्छा जी, जब 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखेंगे तो अगर हम लोग 4 पैराग्राफ्स लिखते हैं हमारा ऐसे हो जाएगा 400 वर्ड्स का, जबकि अगर हम 5 पैराग्राफ्स लिखते हैं हमारा ऐसे होगा 500 वर्ड्स का। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आपने 5 पैराग्राफ्स या 4 पैराग्राफ्स लिखने होंगे तो आपके आउटलाइन के पॉइंट्स भी उतने ही होंगे जितने आपने पैराग्राफ्स लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं तो आपके जो मेन हेडिंग्स है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपके मेन हेडिंग्स भी उतने ही होंगे जितने आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ्स है, जितने आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ्स है। फॉर एग्जांपल आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ्स 4 है तो आपके 4 मेन हेडिंग्स होंगे। फॉर एग्जांपल 1 है, 1 में हम लोग हमेशा ये फिक्स्ड होता है आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। सेकंड में आपने अपने मेन हेडिंग्स लिखने होंगे जिस पर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। और इसके बाद थर्ड हेडिंग आपका होगा इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। फोर्थ आपका हेडिंग है सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड्स। और फिफ्थ आपका हेडिंग है कंक्लूजन। अब ये नंबर ऑफ पैराग्राफ्स ही बताता है कि मेरे
इस एसे में कितने पैराग्राफ्स होंगे, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 एंड पैराग्राफ 5। जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है ये यूनिवर्सल पैराग्राफ से ये आपके हर हिस्से में होंगे। लेकिन आप जब ऐसे लिखेंगे तो वहां पर ये हेडिंग्स नहीं लिखेंगे कि ये इंट्रोडक्शन है या ये कंक्लूजन है, ये सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन में ही आएगा। अच्छा जी, जब आउटलाइन में आएगा तो आउटलाइन हम किस तरह लिखेंगे, मैं प्रॉपर आप लोगों को स्ट्रक्चर सिखाता हूँ और फिर इसके बाद के हर हेडिंग के नीचे हम लोगों ने क्या लिखना है। देखिए, जब आप नीट साइड पर जाते हैं, जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना होगा तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये आपका पेपर है, यहाँ पर एक मार्जिन होता है, लाइन ड्रा हुआ होता है और एक इस साइड पर लाइन ड्रा हुआ होता है, या आप खुद ड्रा करें। यहाँ पर सेंटर में सबसे पहले आप अपना टॉपिक लिखेंगे, बोल्ड मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद टॉपिक लिखने के बाद आपने एक लाइन, वन ब्लैंक लाइन या वन लाइन का स्पेस छोड़ना है, ठीक है, वन ब्लैंक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन छोड़ दे। उसके बाद यहां पर लफ्ज आउटलाइन लिखे, ये सारा का सारा बोल्ड होगा, किसी मार्कर से ही आप लिखे, आउटलाइन लिखे और फिर उस आउटलाइन को अंडरलाइन करें। आउटलाइन को अंडरलाइन करने के बाद ये देखें कि ये पेपर का मार्जिन है, लाइन है, यहां पर आपने आउटलाइन लिखा। फिर उसके बाद यहां पर आपका वन इंट्रोडक्शन होगा, आपका पहला हेडिंग आएगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा हेडिंग आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा जी, यहां पर मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। मैं सिर्फ मेन हेडिंग लिखता हूं, लेकिन आपने कंप्लीट यहां पर लिखना होगा कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी या सोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, जो जो भी आपके मेन हेडिंग्स होंगे आपने वही लिखने होंगे। मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर लिखता हूं कि मेन हेडिंग 1, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर मेन हेडिंग्स आपने लिख लिए। अब इसके बाद इसके नीचे आपने सब हेडिंग्स लिखने होंगे और वो सब हेडिंग्स यहां से शुरू होंगे। देखिए, यहाँ पे आउटलाइन आया, आपने आउटलाइन के इस जगह से 1 लिखा, जबकि इसका मेन हेडिंग यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और फिर जब आप सब हेडिंग लिखेंगे, यहाँ ए लिखकर आपका अपना सब हेडिंग आएगा। अब ये सब हेडिंग क्या है ये भी मैं बताऊंगा कि सब हेडिंग में कौन सी चीज़ें आती है, मेन हेडिंग में कौन सी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम सीखेंगे। सब हेडिंग 2 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर सब हेडिंग 3 आएगा। आपने इसी तरह अरेंज करना है। आउटलाइन हुआ, आपके मेन हेडिंग्स इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के नीचे कुछ नहीं लिखना। इसी तरह मेन हेडिंग नंबर 2 है, इसके नीचे आपने अपने सब हेडिंग्स लिखने होंगे। ये जो सब हेडिंग्स मैंने यहाँ से रेड से लिखे हैं, ये आप लोग पेन से लिखेंगे, जबकि ऊपर जो मेन हेडिंग्स है जो ब्लू से लिखे हैं वो आपने मार्कर से लिखने होंगे। अच्छा जी, अब मेन हेडिंग में क्या आएगा और सब हेडिंग में क्या आएगा। देखिए, जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के फेज में होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम लोगों ने ये बहुत सारे पॉइंट्स निकाले। जब हमने टॉपिक को प्रॉपरली डीकंस्ट्रक्ट कर दिया तो हमारे पास 3 मेन हेडिंग्स आ गए। फॉर एग्जांपल कि एक है अंडरस्टैंडिंग पुअर्टी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पुअर्टी। एक आपका ये हेडिंग है, एक है कॉजेज ऑफ पुअर्टी, एक है सोल्यूशन ऑफ पुअर्टी, ठीक है। ये जो कॉजेज ऑफ पुअर्टी, सोल्यूशन ऑफ पुअर्टी, अंडरस्टैंडिंग पुअर्टी, लफ्स इंट्रोडक्शन और लफ्स कंक्लूजन, ये होते हैं आपके मेन हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स। और ये जो इनके नीचे हम लोगों ने जो सोचा कि कॉजेज कौन से हो सकते हैं, कॉज 1 lack of accountability, cause 2 is unemployment, cause 3 is lack of skill based education। इसी तरह डिफरेंट कॉजेज है और डिफरेंट सॉल्यूशंस है। ये जो डिफरेंट हम लोगों ने सोचा ये है हमारे सब हेडिंग्स, और इनको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अपने आउटलाइन में ABC करके। आप मैक्सिमम 3 सब हेडिंग्स लिखे, इससे ज्यादा ना लिखे, कम लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा ना लिखे। फिर इसी तरह आप यहाँ पर हेडिंग नंबर 3 लिखे। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं कि नंबर 3 सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, सॉल्यूशंस है या वे फॉरवर्ड्स है। और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूं ए
सोल्यूशन नंबर ए कौन सा है कि गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज डिवाइस करे या गवर्नमेंट फंडिंग दे, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे, ठीक है, या हम ये कहें कि स्किल बेस्ड एजुकेशन दे, ठीक है, स्किल बेस्ड एजुकेशन, या अपने फ्रेजेस फॉर्म में लिखने हैं, वो किस तरह फ्रेजेस बनाने हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आप स्ट्रक्चर समझें। इसी तरह हमारे सारे हेडिंग्स आएंगे, लास्ट में जो आपका जितना भी हेडिंग नंबर है 4 है 5 है वो कंक्लूजन आएगा। अब यहाँ तक आपका आउटलाइन कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही आउटलाइन कंप्लीट हो जाता है आप लाइंस ड्रॉ करें, 1 या 2 लाइंस ड्रॉ करें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ से इनकी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ये ऐसे स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टार्ट करने से पहले आप लफ्ज ऐसे लिखे, बोल्ड मार्कर से लिखे या ना लिखे, वो मर्जी आपकी अपनी है, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं तो और भी अच्छा होता है। देखिए, जब भी आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम न्यू पैराग्राफ के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं। किस तरह स्पेस छोड़ते हैं वो बता देता हूँ। ये है आपके पेपर के मार्जिन, दो साइड के डिफरेंट वो लकीरें होती है। कुछ स्टूडेंट्स पैराग्राफ यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ से शुरू नहीं करना। न्यू पैराग्राफ हमेशा जब आप राइटिंग में शुरू करें तो पेज के सेंटर से शुरू करें, यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा और फिर आपका दूसरा लाइन यहाँ पर आएगा। इसी तरह आपके लाइन सारे इस तरह आएंगे और पैराग्राफ्स लिखेंगे। अच्छा, ऐसे के बाद भी आप एक लाइन छोड़ेंगे, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जहां पर खत्म होता है नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर आप यहां से एक लाइन छोड़ के यहां से स्टार्ट करेंगे और अपना पैराग्राफ लिखेंगे कंप्लीट। और इसी तरह पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ के आप एक और पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, यहां तक तो बात हो गई कि पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, वो पॉइंट्स उठा के आपने इस तरह इसी स्ट्रक्चर में ही आउटलाइंस लिखनी है। पैराग्राफ्स पर जाने से पहले एक वर्ड है जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, थीसिस स्टेटमेंट। ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है आज मैं आपको ये समझाता हूँ। चाहे वो पीएमएस के स्टूडेंट्स हो या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो, ये थीसिस स्टेटमेंट किस बला का नाम है। कुछ लोग क्या करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट यही अपने मेन हेडिंग्स उठा के काजेस इफेक्ट सोल्यूशन उठा के एक सेंटेंस बना देते हैं, उसको थीसिस स्टेटमेंट समझते हैं। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट ये नहीं है, दो इट इज स्टांस ऑफ योर एसे, लेकिन वो ये नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट में क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट में दो ही चीजें होती है। मैं पहले थीसिस स्टेटमेंट समझाऊंगा, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स पर जाएंगे और फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आज के बाद इसको लेकर परेशान नहीं होना। थीसिस स्टेटमेंट एक तो आपके एसे का क्रक्स है, दूसरी बात ये कि ये आपके एसे को एक डायमेंशन देता है, एक प्लेन देता है कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, टॉपिक यही पुअर्टी उठाते हैं, सिर्फ लफ्ज पुअर्टी लिखा है। अब आप पुअर्टी पर क्या लिखेंगे, ठीक है, आप माइंड में सोचे और एक ओपिनियन ले, एक ओपिनियन बना लिए। ओपिनियन बना लेने के बाद उस ओपिनियन पर आपने 2 क्वेश्चंस अप्लाई करने होंगे। वो 2 क्वेश्चन क्या होंगे, व्हाई एंड हाउ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मैं एक ओपिनियन बना लेता हूं कि पुअर्टी इज अ मीनेस, ठीक है, ये एक आफत, एक बला है। ये मैंने अपना एक ओपिनियन बना लिया कि पुअर्टी अच्छी चीज नहीं है, ये एक मीनेस है। और इस पर फिर मैं 2 क्वेश्चन अप्लाई करता हूँ, व्हाई एंड हाउ, कि पुअर्टी इज अ मीनेस, अब व्हाई इट इज अ मीनेस एंड हाउ इट इज अ मीनेस, ठीक है। इन दोनों के आंसर जब हमें आ जाते हैं, उन आंसर को फिर हम लोग एक सेंटेंस में लिखते हैं, एक या 2 सेंटेंस में लिखते हैं। ये होता है हमारा थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपने जाकर यही लिखना है अपने पेपर में। अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिखना है तो फिर जहां पर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है, टॉपिक नेम,
आउटलाइन लफ्ज से पहले भी आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर जिस तरह बाकी सब हेडिंग्स है यहाँ पर भी आप अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखना तो भी अच्छी बात है, आप यहाँ पर ना लिखे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। और यही वाई और हाउ का आंसर हम लोग अपने आउटलाइन में भी देते हैं, हम अपने कंप्लीट एसे में इसका आंसर देते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, लेकिन उससे पहले हम बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और फिर कंक्लूजन पैराग्राफ पर हम जाएंगे कि इनमें क्या क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती है। तो आज के लिए इतना ही, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी को विज़िट क्या करें। इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले ही हम लोग अपना ये कंप्लीट कोर्स कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।